नीचे करेंगे वह है विराम चिन्ह। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। तो यहाँ पर मैंने लिखा विराम चिन्ह, विराम लिखा, तो विराम का यहाँ पर अर्थ क्या आता है? विराम का अर्थ है ठहरना। क्या है इसका अर्थ? ठहरना या फिर ठहरा। तो चिन्ह क्या है? साइन होता है। तो यहाँ पर विराम का अर्थ हुआ ठहरना। तो जब हम भाषा को बोलते हैं तो भाषा को बोलते समय हम कहीं जगह पर ज्यादा रुकते हैं और कई जगह पर कम रुकते हैं और कई बार हम लगातार बोलते जाते हैं। तो इन सब को हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? विराम चिन्ह। तो क्या है, हम किसी पुस्तक में भाषा को पढ़ते हैं तो वहां पर हम लगातार पढ़ते जाते हैं, जहाँ कहीं पर हम रुक जाते हैं और कहीं पर हम ज्यादा देर के लिए रुकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऊपर लाइन दी हुई है और उससे अगली वाली लाइन के साथ हम कहें कि उसको उसके साथ ये इसके साथ की लाइन है, कैसे समझेंगे? इन सब बातों को समझने के लिए क्या है? विराम चिन्ह। तो अब हम क्या करेंगे? विराम चिन्ह की परिभाषा। तो विराम चिन्ह की परिभाषा करने के लिए हम कहेंगे कि जो विराम क्या है? भाषा की गति का जो व्यवस्थित रूप है, उसमें लगातार रुकना है और कहीं पर चलना है और कहीं पर ज्यादा देर के लिए रुकना है। इन सब बातों को समझने के लिए क्या हम करेंगे? विराम चिन्ह। तो जो हमें ठहराव बताता है, जहां पर कितना रुकना है, जो चिन्ह हमें इस बात के लिए बताते हैं, वही क्या होंगे? विराम चिन्ह। तो अब हम करेंगे विराम चिन्ह के भेद। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये हमारी परिभाषा होगी, विराम का अर्थ क्या हो गया? ठहरना हो गया। अब हम करेंगे इसके भेदों की बात। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? पूर्ण विराम की। क्या है हमारे पास? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम यहाँ पर लिखा, तो पूर्ण विराम का साइन क्या होगा? तो पूर्ण विराम का साइन है ऐसे। तो पूर्ण शब्द को देखते हो आप, तो पूर्ण शब्द को देखते ही आपके मन में क्या आता है? पूर्ण, पूरा। क्या है कि जो पूरा हो चुका है। क्या है? पूरा। तो एक पूर्ण विराम ही ऐसा चिन्ह है जो हिंदी भाषा का चिन्ह है। बाकी जितने भी विराम चिन्ह के चिन्ह हैं वह कहाँ से आए हैं? अंग्रेजी भाषा से आए हैं। पूर्ण विराम हिंदी भाषा का चिन्ह है। तो इसका साइन हो गया ये। तो इसके बाद हम इसके लिए एक उदाहरण करते हैं। मैंने पढ़ा लिया है। इसके उदाहरण करने के लिए मैंने पढ़ा लिया है। तो यहाँ पर आपको भी पता लग रहा है कि ये सेंटेंस पूरा हो गया। यहाँ पर ये वाक्य पूरा हुआ तो हम इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे? पूर्ण विराम का। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पर वाक्य की पूर्ण समाप्ति होने पर, कि हमें जहाँ से पता चल गया कि वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम का। इसके बाद हम किस चिन्ह की बात करते हैं? अल्प विराम। तो हमारे पास अगला क्या है? अल्प विराम। हम यहाँ पर लिख रहे हैं अल्प विराम। हाँ, यहाँ पर हमने अल्प विराम लिखा, तो अल्प विराम का साइन क्या है? ऐसे। तो अल्प विराम से को हम कैसे समझेंगे कि जहां पर हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें सिर्फ थोड़े समय के लिए रुकना है, कुछ ही समय के लिए हम रुकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्प विराम कहेंगे। मैं कहती हूँ रीटा गीता सीता मीता बाजार गए, तो क्या ऐसे समझ आएगा अच्छे से? नहीं। तो इसी को सुधारने के लिए हम क्या कहते हैं? रीटा गीता, क्या? रीटा गीता सीता और अनीता बाजार गए, बाजार गए। तो यहां पर हमने क्या लगाया
इस सेंटेंस को, इस वाक्य को अच्छी तरह से हमने क्लियर करने के लिए क्या किया, अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया। हमने कहा रीटा, गीता, सीता और अनीता बाजार गए। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, अल्प विराम में क्या है, जहाँ वाक्य में कुछ ही समय के लिए हम रुकते हैं और फिर उसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर हम अल्प विराम को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं एक आपको और उदाहरण देती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये उदाहरण लिखी थी, अगले हम उदाहरण लिखते हैं। क्या आएगा, रोको मत जाने दो। तो मैं इस वाक्य को एक ही सांस में बोलती हूँ, रोको मत जाने दो। तो क्या है, ये स्पष्ट हो रहा है, नहीं। इसको स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक अल्प विराम लगाएंगे ताकि हमको वाक्य स्पष्ट हो जाए कि कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर नहीं रुकना है। तो क्या है हमारे पास फर्स्ट, हम यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, रोको मत जाने दो। और हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, अब हमने चेंज कर दिया, यहां पर हम कहते हैं कि रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग जगह पर किया गया है। तो एक बार एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा था, सड़क पर खड़ा था और एक चोर जो चोरी करके जा रहा था, तो उस व्यक्ति ने उसको देखा और बड़े जोर से चिल्लाया, रोको मत जाने दो। तो क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, तो चोर उनके पास से निकल रहा था, तो उन्होंने उसका जो व्यक्ति की आवाज सुनी, रोको मत जाने दो, तो उन्होंने जाने दिया। तो क्या हुआ, चोर भाग गया। तो वह व्यक्ति चिल्लाने लगा, तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो फिर वह बोला कि आपने उसको जाने क्यों दिया। तो फिर लोगों ने कहा कि तुमने ही तो कहा था रोको मत जाने दो, तो हमने इसको जाने दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, भाषा का जो स्पष्ट रूप ना होने पर बात का अर्थ का अनर्थ हो गया। तो क्या है, हमने भाषा को स्पष्ट रूप से बोलने लिखने के लिए हमें क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग करना होगा। अगला हम करेंगे अर्धविराम। कौन सा है हमारा, अर्ध विराम। तो यहां पर हमने लिखा अर्धविराम, तो अर्धविराम का साइन क्या आएगा, ऐसे। तो अर्धविराम का अर्थ क्या हुआ, जहां पर पूर्ण विराम से कुछ समय कम और जो है अल्प विराम उससे कुछ ज्यादा समय के लिए हमें रुकना होता है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। हम कहते हैं कि उसने परिश्रम किया है, उसने परिश्रम किया, वह सफल होगा, सफल होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने क्या है, अल्प विराम से कुछ ज्यादा समय के लिए ठहराव लिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्धविराम। तो उसके बाद हम करते हैं उपविराम। तो उपविराम में क्या आएगा, उपविराम क्या है, जो अर्धविराम हमने किया है, अर्धविराम से कुछ ज्यादा समय के लिए हमने रुकना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उपविराम। तो यहाँ पर उपविराम की उदाहरण लेने के लिए हम क्या कहेंगे, जहाँ पर हम किसी की विशेषता भी बता सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सीता क्या है, एक अनोखी पत्नी है। सीता क्योंकि उसने राम जी की जो कठिन परिस्थितियों में सहायता की थी, तो हम क्या कहेंगे, जो सीता थी तो सीता क्या थी, एक अनोखी पत्नी थी। तो अगला हम यहाँ पर क्या करेंगे, विवरण चिन्ह। ये हमारा था अल्प विराम और अगला हम क्या करेंगे, विवरण चिन्ह।
ये क्या है हमारा विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह को हमने लिखा, इसका चिन्ह क्या होगा? तो विवरण चिन्ह क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? किसी विषय को समझाने या फिर उसकी सूची को बताने के लिए क्या किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर लिखते हैं, लिंग की बात कर लेते हैं। लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर हमने इसके भेद लिखे। कौन कौन से लिखे? इसके नेम ही लिख देते हैं। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? हम स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। तो इसके बाद हम करेंगे अगला भेद। अगला हम करेंगे प्रश्नवाचक। क्या लिखेंगे हम? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, तो हमारे माइंड में क्या आ गया एकदम से? कौन सा साइन? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक का हमें पता है, हमने किसी से कोई प्रश्न किया है तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। हमने कहा है कि क्या हलवाई ने मिठाई बना ली है? क्या हलवाई ने मिठाई बना ली है? यहाँ पर हमने प्रश्न किया, क्या हलवाई के द्वारा मिठाई बना ली गई है? तो यहाँ पर जब प्रश्न किया जाता है किसी से तो वहां पर किसका चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ये था हमारा प्रश्नवाचक। फिर उसके बाद हम करते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है उसका साइन क्या है? चिन्ह क्या है उसका? तो उसका चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर हम कभी कोई बात करते हैं, कई बार हम खुशी की बात करते हैं, कभी गम की बात करते हैं, जहाँ पर शोक, हर्ष, चेतावनी, तो इन सब भावों को जब प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक। तो हम कई बार करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करने के लिए हम कई बार करते हैं कि हाय कितनी गंदी है, हाय कितनी गंदगी है, हाय कितनी बदबू आ रही है, हाय मैं लुट गया। तो ऐसे हम जब चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हाय मैं लुट गया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जहां पर जैसे हैरानी, शोक, भय आदि जैसे चिन्ह को प्रकट करना है, बातों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला हम करते हैं योजक। नेक्स्ट क्या है हमारा? योजक। योजक के लिए हम क्या साइन लेंगे? पहले हम कहते हैं योजक। तो योजक जो है, योजक के लिए कौन सा साइन आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा? योजक के लिए ऐसे छोटी सी लाइन आ जाएगी। तो ये क्या है? योजक। तो योजक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जैसे कोई भी 2 शब्द युगम हो गए तो उनमें क्या योजक का प्रयोग किया जाता है? जैसे दुख, सुख, पिता, माता, भाई, बहन। यहाँ पर क्या हम लिखेंगे? सुख, दुख। क्या लिखा हमने? दुख। तो यहाँ पर दुख लिखने के लिए हमने बीच में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया? योजक। या फिर माता, पिता, ऐसे दिन, रात, बहुत सारे ऐसे शब्द युगम है जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है? योजक का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं त्रुटिपूर्वक। त्रुटिपूर्ण। तो त्रुटिपूर्ण चिन्ह क्या है? जहां पर हम कई बार कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, तो उसमें हमसे कोई शब्द छूट जाता है, तो उस शब्द को क्लियर करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह त्रुटिपूर्वक चिन्ह होगा। त्रुटिपूर्वक चिन्ह कौन सा है? जैसे हम ऐसे लगा देते हैं। तो मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ जैसे कि मैं भारत की एक नागरिक हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मैं भारत
देश की, देश की, यहां पर हमने लिखना था नागरिक थी या नागरिक हूं, तो इसको साथ में लिखा है हमने, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं हम कि नागरिक हूं। तो मैं लिखते लिखते यहाँ भूल गई, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर नागरिक शब्द बोला, तो मैंने उसको क्लियर करने के लिए क्या लिख दिया, नागरिक। तो ये क्या हो गया, त्रुटिपूर्वक, जैसे हमसे कोई शब्द छूट गया तो उसको लिखने के लिए हम ऊपर उस पे त्रुटिपूर्वक साइन लगा करके, चिन्ह लगा करके उसको शब्द को लिख देते हैं। आगे हम शब्द क्या लिखते हैं, कोष्टक। कौन सा चिन्ह, कोष्टक। कोष्टक, तो कोष्टक चिन्ह कैसा चिन्ह होता है, कोष्टक, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कोष्टक के लिए लगा दिया। तो यहाँ पर कहते हैं हमने कोई शब्द लिखा, जैसे वह हमेशा खुश दिल रहता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वह हमेशा खुश दिल, यानी कि प्रसन्नचित्त। तो यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, हम यहाँ लिख देते हैं प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त रहता है। तो उसी शब्द को हमारे पास क्या है, वह हमेशा खुश दिल रहता है या वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, इस बात को, खुश दिल बात को, शब्द को क्लियर करने के लिए हमने कोष्टक में लिख दिया प्रसन्नचित्त, कि वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, कोष्टक का। अगला हमारा चिन्ह क्या है, लाघव। हम यहाँ पर लिखेंगे लाघव। तो लाघव का साइन क्या हुआ, ऐसे। तो हमने यहाँ पर लाघव चिन्ह को स्पष्ट करने के लिए क्या समझा कि हमने क्या, किसी शब्द को पूरा बोलते हैं, पूरा उसको ना बोलते हुए हम उसको छोट में लिख देते हैं, आधा लिख देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, लाघव चिन्ह कहेंगे। हमने लिखना है डॉक्टर, डॉक्टर हम ना लिख के हम क्या कह देते हैं, डॉक्टर। हम पंडित ना लिख के क्या कर देते हैं, पंडित। तो ये क्या हो गया, हमने उसको शॉर्ट में लिखा, उसको आधा लिख दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, कौन सा चिन्ह, इसको पूरा ना लिख के उसको छोटा लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया, लाघव चिन्ह का। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो विराम चिन्ह है उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है किसमें, भाषा में। अगर हम भाषा में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं करते तो उसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए तो हम भाषा में हमेशा विराम चिन्ह का ध्यान रख करके चलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये विषय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं विराम लेती हूँ, धन्यवाद।